बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 79 मुलाहिदा फरमाएं। तुम उस बुढ़िया को जिंदा वापस ले जाना चाहोगे या उसकी लाश? सराजरी ने मताने से कहा। उसके रख रखाव और उसके सामने दूसरों की खामोशी को देखते हुए अंदाजा किया जा सकता था कि इस शिकारी टोले की कमान वही करता है। अब तक वो पसे मंदिर में था, मगर अब दूसरों की मुसलसल नाकामियों के बाद उसने खुद सामने आकर मुझसे बात करने का फैसला किया था। मेरे चाहने से क्या होता है सराज साहब? मैंने कहा, चाहता तो मैं ये हूं कि शैला की मां को जिंदा ले जाऊं और आप सबकी लाशें, मगर क्या आप इसकी इजाजत देंगे? साथ के कमरे से फिर किसी के कराने जैसी आवाज सुनाई दी। तुम्हारी ही मिजाज बहुत सख्त जान है, वो बोला। मेरा ख्याल है पहले तुमको संजीदगी से गुफ्तगू के लिए आमादा किया जाए। मजाक बहुत हो चुका और मजाक में बहुत वक्त भी जाया हुआ है और बहुत से आदमी भी जाया हुए। क्या ख्याल है तुम्हें कुछ मेहमानों से मिलवाया जाए जो तुमसे मुलाकात के लिए बड़ी दूर से आए हैं? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा, मगर उसका इशारा पाते ही वो दोनं काले भूत मुझसे चिमट गए थे जो कार में मुझे दोनों तरफ से दबोचे बैठे थे। उन्होंने मुझे एक झटके से खड़ा कर दिया। उस वक्त तक न जाने क्यों मुझे शरारत सूझी, हालांकि ये मुकाबले की कोई जगह ना थी और मुकाबले का फायदा भी कोई नहीं था, लेकिन ये एहसास गालिब था कि वो मुझे नुकसान भी पहुंचा नहीं सकते। मैंने बड़ी फुर्ती से आराम लाक लगा के एक को उलट दिया और अभी वो फर्श पर गिरा ही था कि मैंने दूसरे को गर्दन में पीछे से हाथ डालकर आगे दे मारा। एक साथ बहुत से रिवाल्वर निकल आए और खसरू जमशेद या उसके शोफर ने निशाना लेकर गोली भी चलाई जो मेरे कान को छूती भी गुजर के दीवार में बेबस हो गई। मैंने दोनों हाथ पहले ही ऊपर उठा दिए थे। सॉरी, मैंने कहा। मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था और कुछ इन दोनों काले देव के बच्चों को ये बताना चाहता था कि इतनी बड़ी बॉडी से कुछ नहीं होता। चलो भाई, किधर चलना है? मैंने उन दोनों से सरपरस्ताना अंदाज में कहा जो अब कमर सहलाते उठ रहे थे और इतने खिफत ज़्यादा और मुश्तइल थे कि पाबंदियां ना होती तो वो मुतहिद होकर मुझ पर भरपूर हमला करते। खबरदार, अब हाथ मत लगाना। मैंने उनको वार्निंग दी, वरना हाथ पैर तड़वा बैठोगे। वो दोनों मुझे खून आशाम नजरों से घूरते हुए मेरे साथ हो लिए और दाएं बाएं चलने लगे, लेकिन उनमें से किसी ने मुझसे 6 इंच के फासले पर आने की कोशिश नहीं की। चौधरी दिलावर जेरे लब मुस्कुरा रहा था और अपनी एक मूंछ को आदत के मुताबिक मरोड़ने में मसरूफ था। डिसलवा मुझसे नजर नहीं मिला रहा था और यूं खड़ा था जैसे इस तमाम मामले से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। खसरू जमशेद और उसके नक्शे सानी के चेहरे भी सपाट थे। सिर्फ सराज के माथे पर नमूदार होने वाली एक शिकन ये जाहिर करती थी कि उसने मेरे एक एक्ट के मजाकिया ड्रामे को पसंद नहीं किया, लेकिन मसलत का तकादा समझते हुए मुझे शूट भी नहीं किया। वो इस किस्म का आदमी था जो बात करते करते रिवाल्वर निकाल के किसी को भी गोली मार सकता था और फिर रिवाल्वर रख के इत्मीनान से बात वहीं से शुरू कर सकता था जहां से सिलसिला टूटा था, यूं जैसे दरमियान में कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा शख्स अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक इंतहाई ठंडे दिल वाला कातिल पेशा कहना गलत ना होता। उसमें वो सब सिफात बददर्जा मौजूद थी जो उसे खूनी शिकारियों की सिगोल में दूसरों से मुमताज करती थी और हेड के मनसब का अहल साबित करती थी। दूसरे कमरे में कदम रखती मुझे यूं महसूस हुआ जैसे छत मेरे सर पर आ गिरी है या जमीन मेरे कदमों के नीचे से गायब हो गई है और मैं अंधे खला में गिरता जा रहा हूँ। मेरे सामने 2 कुर्सियों पर फौजिया और अंकल शेरवानी बंधे बैठे थे। उनकी आवाज को खामोश रखने के लिए लबों पर टेप चिपका दिया गया था। जो आवाजें मुझे कबूतर की गटरगूं से मुशाबा लगी थी वो सिर्फ नाक से निकलने वाली आवाजें थी जिनसे शेरवानी साहब मुझे मुतवज्जो करना चाहते थे। मुझे मालूम नहीं कि इस वक्त अचानक आतिश फिशां की तरह फट पड़ने और नताज की परवाह किए बगैर इन शैतानों की रज़गाम में कूद पड़ने की बजाय मैंने खुद पर कैसे काबू पा लिया। मैंने गहरी सांस ली और सर को झटका दिया और खुद को याद दिलाया कि अब सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है, जिसमें मेरा गैर संजीदा रवैया दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। फिर आगे बढ़कर मैंने बारी बारी उन दोनों के मुंह पर से टेप हटाया और वो रस्सियां खोली जिनसे वो बंधे हुए थे। ये शैतान आपको भी उठा लाया अंकल, मैंने सख्त अदरियत और शर्मिंदगी के साथ कहा। शेरवानी साहब ने नफी में सर हिलाया। हमें कोई उठा के नहीं लाया सिकंदर, उन्होंने हांफते हुए कहा। फिर आप लोग यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने फौजिया के जर्द रंग की तरफ देखा। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन उसकी सूरत पर एहसास जिल्लत, नफरत, बरहमी और शर्मिंदगी और दुख के साथ मेरे लिए मुलामत के जज्बात आया थे। शामत अमाल हमें यहाँ ले आई है बेटे, शेरवानी साहब ने तलखी से कहा। अब इस चक्कर से कब तक बचे रह सकते थे? मैंने तुम्हारा जामन बनने की गलती भी की थी। मैं आपसे क्या कहूँ अंकल, मैंने वो मुश्किल तमाम कहा। यह कहूँ कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा यही कसूर क्या कम है कि मैं इस वजीर खान का बेटा हूँ जो आपका दोस्त था। सजा सिर्फ उन्हीं को बर्दाश्त करनी पड़ रही है जो किसी भी तरह मुझसे कोई जज्बाती ताल्लुक रखते हैं। ये जो कुछ मेरे साथ अब हो रहा है इसका इल्म अगर मुझे पहले से हो जाता तो मैं अब्बा से कहता कि खुदा के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, सारे रिश्ते तोड़ दीजिए, मुझे आग करके मुझसे भी बेताल्लुक हो जाइए। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, शेरवानी साहब ने हाथ उठा कर रंजीदा लहजे में कहा। हमें तुम्हारी तरफ से एक तार मिला था कि मोहसिन सख्त बीमार है
और ये बात ऐसी ही थी कि मैं हमने मोहसिन की माँ को नहीं बताई। मैं तो अकेला ही आ रहा था। भाई की वजह से फौजिया भी साथ आ गई। फौजिया की सूरत का तासर मेरी बात के बाद कुछ मुख्तलिफ हो गया। वो अपने दोनों हाथों से कलाइयों पर रस्सी से पड़ जाने वाले निशानात को मिटाने में मसरूफ थी, जो एक इसरारी और गैर इरादी हरकत थी। ताम वो मेरी तरफ देखना ही नहीं चाहती थी। स्टेशन पर हमें पुलिस की वर्दी में मलबूस एक शख्स मिला। शिरवानी साहब ने कदरे तवक्कुफ करके कहा। उसने कहा कि रिजवी साहब ने हमें ले जाने के लिए गाड़ी भेजी है। हमें शक कैसे हो सकता था? अब आइंदा के लिए मैं क्या कहूँ? यह कि आप तस्दीक किए बगैर यूं ना आया करें। मैंने कहा, जाहिर है आप खुद मुख्तार हैं। अभी तो आपको ये बताना है कि मोहसिन बिल्कुल खैरियत से है, रिजवी साहब के घर पर है, और अब उन लोगों से पूछना है कि इनके आज़ाइम क्या हैं। देखो सिकंदर, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। शिरवानी साहब ने कहा, हालात को हम सब समझते हैं और कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, मगर हो सके तो मामलात को समेटने की कोशिश करो, वरना खुदा पर हमें भी भरोसा है जो हमारा अंदोशा तकदीर है सामने आ जाएगा। उससे फरार नहीं, ना मैं ना तुम्हें और ना उनको, जो नमरूद की तरह खुदा बने किस्मतों के फैसले करने लगे हैं। इनको तसल्ली देकर मैं पलटकर उसी कमरे में आया जहां वो सब जमा थे। यस मिस्टर सिकंदर, मुलाकात हुई अपने अंकल से जो तुम्हारे जामन भी थे, खसरू जमशेद नंबर 1 ने कहा, और सूसर भी हो सकते थे अल्लाह की मेहरबानी से, चौधरी दिलावर ने कहा। और अगर तुम जरा वो ना होते, क्या नाम है, अपने कोता अंदेश, अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ इन लोगों को यहाँ लाने का मकसद क्या है। मैंने धाड़ कर कहा और उस कमरे की तरफ इशारा किया जहाँ फौजिया और शेरवानी साहब बदस्तूर कुर्सी पर बैठे हुए थे। क्या चाहते हो तुम लोग? हम जो चाहते हैं, सराजदीन नाम के शख्स ने सिगरेट का एक कश लेकर सोचते हुए कहा, वो तुम जानते हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि गैर मुतलका लोगों को, मफलूज और बीमार औरतों को, बूढ़ों को और कमजोर लड़कियों को इस तरह उठा लाने में कौन सी बहादुरी है? मैंने चीख कर कहा, क्या तुम में मर्दाना वार मुकाबले का हौसला नहीं रहा? हमने कब कहा था कि तुम मुकाबला करो? सराज बोला, तुम्हें सोचने, समझने और फैसला करने के लिए 1 महीने की मोहलत भी दी थी, तुमने इससे नाजायज फायदा उठाया। सराज, मैंने कहा तुम इस जंग को फैला रहे हो, जंग को खत्म करना तुम्हारी इख्तियार में है। हमने एक पेशकश की थी। सराज बोला, तुम्हारे सामने बहुत से रास्ते रखे थे, मगर तुमने उनमें से किसी का इंतखाब नहीं किया। वक्त अब भी नहीं गुजरा है अपने सिकंदर साहब। चौधरी दिलावर ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, गौर फरमा लो। हाँ बरखुरदार, तुम्हें गौर करने के लिए मजीद मोहलत दी जा सकती है, खसरू जमशेद नंबर 1 ने कहा। और अगर तुम समझते हो कि हमारी पेशकश में कोई कमी थी, सराय ने अपने मुआवनीन की तायद में सर हिलाया, तो तुम बताओ क्या चाहते हो? आदमी के रवैये में लचक होनी चाहिए। अब मिल बैठ के मामलात को खुश असलूबी से तय कर सकते हैं। खुश असलूबी से? अब मैंने नफरत के सारे जहर को उगल के कहा, जब तुम मेरे बाप को बेकसी की मौत मार चुके, मुंशी को और सलामत शाह को अपनी दरिंदगी का निशाना बना चुके, गुलाम अली को कत्ल कर चुके और लंदन की एक तवाइफ से लेकर यहाँ किराए पर मिलने वाले कितने बदमाशों का खून बहा चुके, आज तुम रवैये में लचक की बात करते हो? राबिया के घर को बम से उड़ा के, शैला के घर को आग लगा के, नईम और गुलरुख की जिंदगी तबाह करके। मैंने आगे बढ़कर सराज के मुंह पर थूक दिया, मैं तुम पर लानत भेजता हूँ कुत्तों। सराज का थप्पड़ मेरे मुंह पर पूरी कुव्वत से पड़ा। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, यही काफी है। उसने इत्मीनान से रुमाल निकाल के अपना मुंह साफ किया, वरना क्या यहाँ सिर्फ लाशें छोड़कर जाना मेरे लिए नामुमकिन है? पहले बहुत कुछ मुमकिन था सराज। तुमने शराफत अली के कत्ल का इल्जाम मेरे सर रख दिया। मैंने तलखी से मुस्कुरा के कहा, और जितनी आसानी से तुमने वजीर खान को शिकार किया था, उतनी आसानी से मुझे शिकार करना चाहा था। लेकिन वक्त ने तुम्हें अच्छा सबक दिया है कि शिकारी तुम ही नहीं, वो भी है जो तही 10 नजर आते हैं। तुम अपनी सारी फिरौनियत और ताकत के बावजूद मुंशी कमीशन को नाकाम नहीं बना सके। जान लेना आसान है, देना बहुत मुश्किल है। मगर उस बूढ़े और कमजोर शख्स को देखो जिसने अपने आप को दाव पर लगाया, फिर अपनी बीवी को। सोचो जरा सिराज कि वो अंधी बूढ़ी औरत तुम्हारे मुकाबले में क्या थी, मगर मुंशी ने उसकी जिंदगी को भी दाव पर लगा दिया और उन्होंने तुम्हें शिकस्त दी। मौत तो एक दिन सबको आनी है, मगर ये देखो कि क्या तुम उस पैगाम को मेरे हाथों तक पहुंचने से रोक सके हो? तुमने सलामत शाह के टुकड़े कर दिए, मगर क्या उससे हकाइक पर कोई पर्दा पड़ा? तुमने एक गोरकन को जिंदा दरगोर कर दिया, लेकिन क्या यह बात साबित नहीं हो गई कि वजीर खान की लाश गायब कर दी गई है? मैंने एक नजर डिसल्वा की तरफ देखा जिसका रंग उड़ गया था। अब सारा जमाना जानता है कि वजीर खान को कत्ल किया गया था। यह भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि उसे बेरहमी से कैसे ब्लैकमेल किया गया और क्यों। आज मैं अकेला नहीं जिसको तुम्हारे मजमूम अज़ाइम का इल्म है। तुमने सब कुछ करके देख लिया, क्या अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि मारने वाले से बचाने वाले खास जबरदस्त हैं? वो अपने सिकंदर साहब। ये लेक्चर वैक्चर छोड़ो, चौधरी दिलावर ने कहा। ये किताबी बातें किताबों में ही अच्छी लगती होंगी। ऐसा होता तो खैर, मतलब की बात करो अब कि मामला कैसे खत्म हो सकता है। यह तो तुम्हें तय करना है। मैंने तो तुमसे अपने हक के सिवा कुछ नहीं मांगा, और मेरे हक में इंसाफ का हक भी शामिल है। मैंने कहा, इंसाफ का म्यार, उसके तकाजे सब हालात के मुताबिक बदलते रहते हैं। सराज ने सिगरेट की राख झाड़ के कहा,
हाँ, हालात के पेश नज़र मैं ये चाहता हूँ कि उस ब्लैक बेलर को कानून के सपुर्द करूँ जिसने मेरे बाप को लखपति होने के बावजूद फकीरों की तरह कर दिया। मैंने कहा मैं उस कातिल को तख्ते दौर पर देखना चाहता हूँ। बेशक वजीर खान के मामले में कुछ ज्यादती हुई, अफसोसनाक हद तक ज्यादती हुई। सिराजदी ने एक एक लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता अदा किया। बात करते वक्त वो गहरी सोच में डूबा हुआ नजर आता था और उसकी आंखें खला में देखती थी, मगर उसका जिम्मेदार मीर शराफत अली था। उसे तुमने मार दिया। अगर मुसालित की बात होती तो ये इल्जाम भी तुम पर ना रहे। मुसालित का कोई सवाल नहीं। मैंने उसकी बात काट दी। ना मेरा कोई मुतालबा है और ना मैं तुम्हारी किसी फराख दिलाना पेशकश पर गौर करने के लिए मोहलत चाहता हूँ। जो कानूनी तौर पर मेरा है वो मुझे जरूर मिलेगा। इंसाफ जरूर होगा। ख्वाह अदालत के बाहर हो, जुल्म करने वाले को सजा जरूर मिलेगी, ख्वाह कानून ना दे सके। मेरा ईमान दो बातों पर मुतज़ल्ज़ल नहीं हो सकता। एक ये कि मौत वक्त से पहले नहीं आ सकती और नोश्ता तकदीर को आदमी नहीं बदल सकता। तुम्हें मालूम है इस जिद का नुकसान किसी होगा? सिराज ने कहा। हाँ, तुमने एक बूढ़ी औरत को उठा के साबित कर दिया है कि मेरी जिद पर कौन कौन कुर्बान होगा। मैंने कहा और यह भी समझा दिया कि तुम्हारे हाथ कितने लंबे हैं। तुम इस्लामाबाद से भी लोगों को उठवा सकती हो और उसके बावजूद तुम समझौते पर राजी नहीं हो। सिराज ने कहा तुम्हें यह मंजूर है कि शैला जिसे मां समझती है उसकी मसकशुदा लाश देखे? इतना अजीज है ये कारोबार तुम्हें, इसकी खातिर तुम दूसरों की जिंदगी को जहन्नुम बना सकते हो। तुम्हें मालूम है फौदिया की मां की उम्र तमाम हो रही है, क्या तुम्हारी जिद की वजह से उसे बेवगी भी मिलेगी? तुम इससे ज्यादा भी बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने चीख कर कहा तुम फौदिया को तशद्दुद का निशाना बना सकते हो, इसकी आबरू से खेल सकती हो। इसकी मां तो मरने ही वाली है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि बाप भी सदमे से मर जाएगा। सराज ने अफसोस से सर हिलाया। तुम खद दर्जा अहमक और खुद सर हो। इन सब लोगों की जिंदगी की कीमत तुम्हारे नजदीक इस छोटे से कारखाने से ज्यादा नहीं है। बात कारखाने की नहीं है। अगर मेरा बाप 20 फैक्ट्रियां भी छोड़ गया होता तो मुझे फर्क ना पड़ता। मैंने कहा आज भी मैं उस जायदाद से 10 बरदारी कबूल कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुजरिम मेरे हवाले किया जाए, जो अदालत के रूबरू एतराफ करे कि उसने किस तरह मेरे बाप को लूटा, कत्ल किया और उसकी लाश को बेहुरमत किया, जो उसके बाद होने वाले हर कत्ल का इल्जाम कबूल करे और सब कातलों की निशानदेही करे। तुमने समझने में गलती की। मैं MWD कम्प्लेक्स की मलकियत या अपने बाप के हिस्से की दौलत नहीं मांगता, मैं इंसाफ मांगता हूँ। यह इंसाफ मेरा हक है। मुझे मेरा हक मिल जाए तो मैं दुनिया की सारी दौलत तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इस हक से 10 बरदारी किसी कीमत पर कबूल नहीं कर सकता। ये कारोबार नहीं, उसूलों का मामला है जिस पर सौदा नहीं होता। असूलों की खातिर मुझसे पहले भी बहुत से लोगों ने सख्तियां झीली हैं और कुर्बानियां दी हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। ऐसा ना हो तो ये इंसानी माशरा दरिंदों का जंगल बन जाए। वेरी गुड, तुम खासे अच्छे डायलॉग बोल लेते हो, मगर इस वक्त तुम स्टेज पर नहीं हो। सिराज ने कहा मैं जल्दी में कोई काम नहीं करता। फौजिया को और शिरवानी साहब को सुबह बाइज्जत तौर पर वापस पहुंचा दिया जाएगा, बखैर व आफियत और जिंदा सलामत। फिर कभी जरूरत महसूस होगी तो बुला लेंगे। अभी तो सुबह तुम्हारे साथ सिर्फ शैला की माँ की लाश वापस जाएगी, उसके बाद तुम्हारी कुव्वत मुज़ाहमत का अंदाजा किया जाएगा। तुम अड़े रहे तो हम तुम्हें कोई छोटा सा तोहफा भेजेंगे, मसलन तुम्हारी मंगेतर और शरीक याद बनने वाली फौजिया की एक छोटी उंगली। अगर तुम मान गए तो ज्यादा घाटे में नहीं रहोगे। 9 उंगलियों के साथ भी फौजिया जैसी बीवी बुरी नहीं है। इससे अगले मरहले में तुम्हें इसका एक हाथ अरसाल किया जा सकता है। एक हाथ के बगैर वो जिंदा तो रह सकेगी और तुम्हारी मोहब्बत में भी शायद फर्क ना पड़े, लेकिन दोनों हाथों से महरूमी के बाद। कुत्ते, मैंने सिराज पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो दोनों काले भूत मुझसे चिमट गए। उसके बाद फिर तू फौजिया के बाकी टुकड़े अरसाल करेगा मुझे, और तेरा क्या ख्याल है? मैं सिर्फ आंसू बहाता रहूंगा? मैं तुम सबको चुन चुन के कत्ल कर दूंगा। चौधरी दिलावर बदमाश, तेरी भी तो एक फैमिली है। तुम सब की कोई ना कोई फौजिया जरूर होगी। तुम्हारे रिश्ते होंगे माँ और बहन के और बेटी के, लेकिन तुमने मुझे इंसान से शैतान बना दिया। तो क्या मैं उन रिश्तों का एहतराम करूंगा? उन सबको माफ कर दूंगा? मैं तुम्हारे बूढ़े और बीमार वालिदैन को, तुम्हारी बहनों को और उन बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को, भाइयों को और माओं को इसी तरह उठाऊंगा। तुम किस किस से साथ रहोगे और कहाँ कहाँ उनकी हिफाजत करोगे, उनका अशर भी मुख्तलिफ नहीं होगा। या तो तुम मुझे कत्ल कर दो, वरना मैं कसम खाता हूँ कि जो कुछ मेरे साथ होगा उससे बदतर तुम्हारे साथ होगा। चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया। वो उसी तरह पुरसकून और बैरे बने खड़े रहे जैसे मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रही हो। तो मुझे मीर शराफत अली का कातिल कहते हो, ये जानते हुए भी कि कातिल तुम में से एक है। मैंने कुछ देर बाद कहा, अब तुम मेरे वालिद के साथ होने वाले जुल्म का जिम्मेदार भी उसे करार देते हो, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे इल्जाम की तरदीद के लिए नहीं आ सकता। फिर मुझे क्यों तवक्को रखते हो कि मैं उसको सच तस्लीम कर लूँ? मेरा ख्याल है शराफत अली का जुर्म भी वही होगा जो मेरे वालिद का था। उसने तुम्हारे मजमूम कारोबार में रखने अंदाजी की होगी, चुनाचे तुमने एक तीर से 2 शिकार किए। तुमने उसे मरवा दिया और मुझे उसका कातिल बना दिया ताकि तुम मुझे इंतखाब का हक दे सको। मैं अपनी जिंदगी में हक के विरासत में से एक चीज से महरूमी कबूल कर लूँ।
तुमने सफाई के वाहिद गुआ को भी जिंदा नहीं रहने दिया, मगर तुमने बचाने वाले हाथ का करिश्मा देखा। तुम्हारे दोनों चश्मदीद गुआ भी नहीं रहे, उन्होंने एक दूसरे को खत्म कर दिया। उनके कत्ल का इल्जाम भी तुम पर ही है मिस्टर सिकंदर, सिराज ने कहा, और हालात व वाकयात की शहादत फिर तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें फांसी हो जाएगी। होने दो, इससे तुम्हें कारोबार नहीं मिलेगा, तुम्हारे मकासद पूरे नहीं होंगे, और वो सब जो सफ़े मुजरिमा में शामिल हैं अपनी सजा से नहीं बच सकेंगे। मैंने कहा, मैं आकबत की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हें यहीं इसी दुनिया के निज़ाम इंसाफ के मुताबिक सजा मिलेगी। एक सजा तो वो इस वक्त भी काट रहे हैं। वो खुद अपनी नज़र में मुजरिम है और इस एहसास से निजात उनकी इख्तियार में नहीं है। तुम जो चाहो करो। देखो सिकंदर, सिराज ने निस्बतन दोस्ताना लहजे में कहा, मैं बहादुर और ज़हीन दुश्मन को बुज़दिल और बेवकूफ़ दोस्त से बेहतर समझता हूँ। मैं असूल परस्ती वगैरह को गलत नहीं कहता, मगर ये दुनिया किताबी नज़रियात पर नहीं चल रही है। सब ईमानदारी से रिज़्क़ हलाल कमा नहीं रहे, सच नहीं बोल रहे हैं और अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मज़हब, इखलाक या कानून के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे। आंखें खोलकर दुनिया को देखो कि इक़्तिदार की वुक्कत ज़्यादा है या दौलत के अंबार की। फ़ायदे में कौन है और नुकसान में कौन? मिसाली इंसान सिर्फ मिसाली माशरे में और मिसाली दुनिया में जिंदा रह सकता है, जिसका तस्वुर किताबों में तो है, मगर अमलन ये दुनिया उससे बहुत दूर है और दूर होती जा रही है। ये वक्त का दायरा है। ये मत सोचो कि इसे किस समत में बहना चाहिए, ये देखो कि किस समत में बह रहा है और इस हकीकत को कबूल कर लो। इसका रुख बदलने की कोशिश दीवानगी कहलाती है। तुम पर वाज़े कर दिया गया था कि बीर वजीर एंड कंपनी की गडोल से हम दीगर फ़ायद भी हासिल कर रहे हैं। तुम पर वाज़े कर दिया था कि बीर वजीर एंड कंपनी की गुडविल से हम दीगर फ़ायद भी हासिल कर रहे हैं, और इसलिए तुम्हारे सामने दो मुतबादल रास्ते रखे गए थे, रकम लेकर अलहदगी या हम सब के बराबर कमीशन की बुनियादों पर लंदन में हमारी नुमाइंदगी। मगर तुम हक के मलकियत पर मुसर रहे। तुम्हारे कहने से हम अपना कारोबार ख़त्म करके सिर्फ MWD कम्प्लेक्स की मसनूआत फ़रोख्त करने पर कनात नहीं कर सकते। उसने एक नज़र दूसरों की तरफ देखा जो इस तरह खड़े थे जैसे वो जनरल है और उनका सुप्रीम कमांडर दुश्मन फौज के कमांडर से फैसला कुन मुज़ाकरात कर रहा है। मज़ीद नुकसानात से बचने के लिए सिराज ने फिर कहना शुरू किया, और मफाद बायमी की खातिर हमने ये तय किया कि तुम्हारी बात मान ली जाए, यानी तुम्हें एक मालिक तस्लीम कर लिया जाए। इसके अलावा जो सालाना मुनाफा अब तक तुम्हारा हक बनता है वो भी तुम्हें अदा कर दिया जाए, अलावा दीगर छोटे मोटे नुकसानात के, मसलन तुम्हारे वालिद मरहूम की जायदाद कोठी वगैरह का इसके इवज़ भी तलाफी के तौर पर मुनासिब मुआवजा अदा कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच, आप लोग वाकई बहुत फराख दिल हैं, मैंने तंज़मेज़ तलखी से कहा, लेकिन मैं ये रिश्वत और खैरात आपको बख्शता हूँ। आप सब ने मिलकर जितना माले खराम खाया, जितनी बेईमानी की नाजायज़ ज़राए से जितनी दौलत कमाई, वो सब जो मेरे वालिद को मिलना था और नहीं मिला, वो सब जो उनके पास था और नहीं रहा, मैं ये सब कुछ छोड़ता हूँ। बाकी रहे आप लोगों के जराइम और नामे अमाल के गुनाह, उन सब का हिसाब मैं योम हिसाब पर छोड़ता हूँ। मैं इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि आदमी को हकीकत पसंद होना चाहिए। मैं अकेला इस सारी दुनिया की खराबियों को ठीक नहीं कर सकता, और महज मेरे चाहने से दुनिया एक तसव्वुराती जन्नत नहीं बन सकती। जराइम का वजूद हर दौर में रहा है, मगर ये ज़माना तेज़ रफ्तारी का है, चुनांचे जराइम की रफ्तार में भी इसी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो हैरत की कोई बात नहीं। माफिया जैसी स्मगलरों की बैनुल अक़वामी तंजीम अमरीकी सदर को कत्ल करा सकती है, तो मैं क्या हूँ? मैं तो अपने पड़ोसी के अमाल को क्या खुद अपने अमाल को दुरुस्त रखने पर कादिर नहीं हूँ। चुनांचे मैं MWD कम्प्लेक्स और उसकी आड़ में होने वाला नाजायज़ और जायज़ हर किस्म का कारोबार कुली तौर पर तुम्हारे हवाले करता हूँ। उन्होंने पुरुमीद नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा, मगर मैंने एक ड्रामाई वक्फा दिया, लेकिन मैंने कुछ देर बाद कहा, आप लोगों की हर बात मान लेने और हर मुतालबा मंजूर कर लेने के बाद मुझे भी यह हक पहुँचता है कि हजरात आप लोगों से कुछ मांग सकूँ। आप सब बाइख्तियार, बासर और बादशाह लोग हैं। मैं खामोश हो गया। यस, सराज ने मेरी खामोशी से आसाबी कशीदगी में मुबतला होकर कहा, क्या मुतालबात हैं तुम्हारे? मेरा एक मुतालबा तो ये है कि फौजिया और शेरवानी साहब को इसी वक्त रिजवी साहब के घर पहुंचा दिया जाए। मैंने कहा। सराज ने एक सियाह फार्म की तरफ देखा और उसी सर की जुम्बश से इशारा किया। कुछ देर बाद एक कार उन दोनों को लेकर रवाना हो गई। मेरे बाकी मुतालबात बहुत सीधे सादे हैं, मैंने कहा, और अब जमा का सीगा इस्तेमाल करना भी गलत है। मेरा तो सिर्फ एक मुतालबा है, मुझे अपना बाप वजीर खान चाहिए, जिंदा सलामत, सेहतमंद और खुशहाल, बिल्कुल उसी हालत में जैसे मैंने उसको लंदन जाते वक्त देखा था। दैट इज ऑल। इस एंटी क्लाइमैक्स से उन सब के चेहरे उतर गए। सराज ने आधी से ज्यादा सिगरेट को जमीन पर डाल के जूते की एड़ी से रगड़ दिया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा था। मेरा ख्याल था कि तुम कोई माकूलियत की बात करोगे। ये अपने सिकंदर साहब बड़े मस्करे हैं जी, चौधरी दिलावर ने तमस्कर अमेज तन से कहा। ब्लडी डर्टी जोकर, सराज ने दांत पीस कर कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, जब तक मेरा ये एक मुतालबा पूरा नहीं होगा मैं किसी की कोई बात नहीं मानूंगा।
मैंने मजबूत लहजे में कहा। तुमने मुझे बता दिया कि अब तुम क्या करोगे। मेरा प्रोग्राम भी सुन लो। अभी तक मैं अकेला था। मेरा एक दोस्त जरूर था मोहसिन, मगर वो इस जंग में एक फरीक नहीं था। तुम्हारे अज़ाइम की नोयत वाज़ेह हो जाने के बाद मैंने भी तय कर लिया कि अब हम शरीफ आदमी नहीं रहेंगे। शराफत की सनद को हम फाड़ कर नहीं फेंकेंगे, फिलहाल ताकि नसियां पर रख देंगे और फिर तुम्हारी तरह बदमाशी के दावे के साथ एक गिरोह बनाएंगे। सब खेल पैसे का है या हिम्मत का है, और हमारे पास गुजारे के लिए दोनों चीजें हैं। हम किराए के बदमाश भर्ती करेंगे या उनकी खिदमत हासिल करेंगे। अब तक हमने तुमसे बहुत कुछ सीख लिया है, वो सब हमारे काम आएगा। फिर हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सारा मसला तो हमारी शराफत बनी हुई थी। एक बार हमने इसको तलाक दे दी तो हमारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं रहेगा। हम भी जिसको उठाना चाहेंगे उठवा लेंगे। तुम सब भी तो बिन माँ बाप के पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारे भी खानदान है और 2 साहबाब हैं और उन सब के बीवी बच्चे हैं। मेरा दुनिया में कौन है? राबिया का कौन है? मोहसिन की भी एक बहन ही है। बाप को शुमारी मत करो। बाप की जिंदगी भी अच्छी गुजर गई और उसने बेटी को बाहर के खुदकशी कर ली, तो मोहसिन भी अकेला रह जाएगा। अब तुम भी अपने इर्द गिर्द नजर डाल दो, नफ़े नुकसान का हिसाब लगा लो। शराफत, मुरव्वत, इंसानियत को बालाए ताक रखने के बाद हमें बेज़मीर शैतान बनने पर मजबूर किया गया, तो वो सब बड़े ही नमाक से चेहरों पर तमस्कर उड़ाने वाली मुस्कुराहट सजाए अपनी ताकत के गुरूर में बदमस एक बेहिसे अंदाज बेनियाजी के साथ मेरे बुलंद बांग दावों को सुन रहे थे, जो उनके नज़दीक फजूल बकवास से ज्यादा कुछ न थी। मेरी हिकमत अमली हालात के मुताबिक कारगर हो रही थी। ऐन उसी वक्त जब वो मेरा अधूरा जुमला मुकम्मल होने के इंतजार में थे, मैंने एक जस लगाई और सराज को यूं दबोच लिया कि उनमें से कोई हरकत भी ना कर सका। 1 सेकंड से भी कम वक्त में सराज इस तरह मेरे सामने आ गया कि मेरे बाएं हाथ ने उसकी गर्दन को बाजू के शिकंजे में जकड़ दिया था। मेरा हाथ सामने से घूमकर सराज के दाएं शाने को गिरफ्त में ले चुका था और अपने सीधे हाथ से मैंने सराज के सीधे हाथ को इस तरह मोड़ दिया था कि अगर वो जरा भी हरकत करता या खुद को छुड़ाने की जिद्दोजहद करता तो उसकी गर्दन या कलाई जरूर टूट जाती। मैं अब दीवार से लगा हुआ था और सराज मेरे सामने ढाल बन गया था। मेरी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि सराज का सांस रुकने लगा था। वो थोड़ा सा तड़पा और उसकी कलाई की हड्डी के टूटने की आवाज आई। कमरे में मौजूद दीगर अफराद अपने अपने रिवाल्वर हाथ में लिए बेसु हरकत खड़े रहे। सराज बिलबिलाया, तुम में से जो सराज को गोली मारना चाहे मार सकता है। मैंने कहा, अगर किसी को इंतकाम लेने का मौका आज तक नहीं मिला था तो फायदा उठा ले। अभी सराज जिंदा है, सिर्फ एक हाथ से माजूर हुआ है जिससे ये गोली चलाता था। ठीक 1 मिनट बाद मैं कूनी के पास से भी हाथ तोड़ दूंगा। फिर मैंने सराज की एक टांग को अपनी एक टांग में फंसा लिया। अभी कुछ देर पहले बिस्तर सराज ने एक प्रोग्राम का खाका पेश किया था कि वो किस तरह फौजिया को टुकड़े टुकड़े करके अरसाल कर सकते हैं। मैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। मैंने सराज के बाजू को बल दिया। कूनी के पास से उसका जोड़ चिटक गया और उसने एक करा बुलंद की। ये अपने सिकंदर साहब, तुमने इसी वक्त मरने का फैसला कर लिया है शायद? चौधरी दिलावर ने कहा। मुझे कब मरना है इसका फैसला तो वो कर चुका जिसने मुझे जिंदगी दी थी। मैंने कहा, हो सकता है कि सिराज का आखिरी वक्त आ गया हो और तकदीर की सितम जरीफी देखो, इसको मारने वाला भी तुम में से कोई एक होगा जो इसके इताअत गुजार पार्टनर, खमराज या चमचे थे। गोली अगर सिराज के जिस्म से गुजर कर मेरा काम भी तमाम कर गई तो मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मुझे मारने वाले दुश्मन ही होंगे। सिराज ने कभी सोचा तक ना होगा कि तुम में से कोई इसका कातिल बनेगा, वरना वो बहुत पहले मकतूल हो जाता। तुम्हें मालूम है सिराज साहब कौन है? खसरू जमशेद नंबर 2 ने कहा। हाँ, अच्छे भले सही सालम आदमी थे अभी चंद मिनट पहले और खासे ऊंचे उड़ रहे थे। मैंने कहा, अब एक हाथ से माजूर और जिंदगी से मायूस बेबस आदमी है। मैंने सिराज का टूटा हुआ बाजू छोड़ दिया और उसकी पतलून की जेब में से रिवाल्वर निकाल लिया। मैं चाहूं तो इनके शैतानी दिमाग का सारा मवाद एक सुराग से खारिज भी कर सकता हूँ, मगर मैं इन्हीं की जबान में तुम्हें समझाऊंगा कि एक हाथ से माजूर हो जाने के बावजूद अभी नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है। इसने कहा था कि 9 उंगलियां होने के बावजूद फौजिया बुरी बीवी नहीं, तो सराज भी हाथ टूटने के बावजूद बुरा हेड नहीं। 2-4 माह में टूटी हुई हड्डियां जुड़ सकती हैं, हाथ फिर ठीक हो सकता है। मैं तुम्हें मजीद 2 मिनट दूंगा, उसके बाद सराज का दूसरा बाजू भी पहले बाजू की तरह हो जाएगा। ये खाली हाथों से बहुत कुछ करने का फन है। मैंने कोई ब्लैक बेल्ट वगैरह तो नहीं ली, मगर कोशिश करता तो ले सकता था। चुनाचे में नहायत फनकाराना तरीके पर उसकी टांग को बल दूंगा। उसके बाद ये सिर्फ एक टांग पर खड़ा रह सकेगा। ताम जैसा कि सराज ने कहा था कि एक हाथ ना होने से भी फौजिया के साथ मेरी जिंदगी गुजर सकती है, ऐसे ही मैं कहता हूँ कि टूटे हुए हाथों और पैरों की मुरम्मत के बाद सराज जिंदा रह सकता है और साल 6 माह बाद वैसा ही हो सकता है जैसा कुछ देर पहले था। सिकंदरी आजम की औलाद खसरू जमशेद नंबर 1 ने कहा, सराज एक आला पुलिस ऑफिसर है। ओह, मैंने सख्त ताज्जुब का इजहार किया। फिर यकलख्त मेरे ज़हन के नेहा खानों में याद की एक किरण रोशन हुई। अपनी गिरफ्तारी की पहली रात बीर मोहम्मद ने किसी ASP का हवाला दिया था।
मैंने मुंदरी वाले को थाने में आते जाते देखा था, लेकिन मीर मोहम्मद ने साफ इनकार कर दिया था। एक बार उसने कहा था, क्या तू डीएसपी साहब को कह देगा कि ये असल कातिल है, मगर बाद में उसने मुझे साफ बता दिया था कि एएसपी का क्या हुक्म है। मुल्जिम जब तक कत्ल का एतराफ ना करे और तहरीरी बयान ना दे, पूछगछ जारी रखी जाए। पहली बार शायद उसने रवानी में सही ओहदा बताया था, बाद में उसको गलती का एहसास हुआ तो उसने एएसपी कहा। सराय साहब डीएसपी है ना? मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे मालूम नहीं था। इनको कुछ हुआ तो पुलिस का सारा महकमा हरकत में आ जाएगा, खसरू जमशेद नंबर 1 ने कहा, और वो सब होगा जो अब तक नहीं हुआ था। हाँ, मसलन एक जगह खाली हो जाएगी, मैंने कहा, और किसी थानेदार को सिफारिश की बुनियाद पर डीएसपी के ओहदे पर तरक्की मिल जाएगी, या कोई एएसपी सीनियरिटी पर डीएसपी हो जाएगा। मुंदरी वाले के साथ अब एक काला भूत खड़ा रह गया था। दूसरा जो फौजिया और शेरवानी साहब को लेकर गया था, 1 घंटे से पहले लौट कर नहीं आ सकता था। उनकी तरफ से मैं बहुत मुतमईन था। वो सराज की इजाजत या हुक्म पर भेजे गए थे और उन्हें ले जाने वाले की मजाल ना थी कि अपने तौर पर कोई शरारत करे। मेरा ख्याल था कि ड्राइवर उन्हें कोठी से कुछ फासले पर उतार के लौट आएगा। कोठी में पहुंचती वो दोनों रिजवी साहब और मोहसिन को सारी बात बता देंगे, सिवाय एक बात के कि वो इस जगह के मुतल्लिक कुछ ना बता सके जहां दुश्मनों ने मुझे घेर रखा था। अलबत्ता ये उम्मीद की जा सकती थी कि खाली घर और कमरों के नक्शे से वो सही नतीजा अखज़ कर ले और 10% इम्कानात की रोशनी में पुलिस फोर्स लेकर यहाँ आ जाए। मगर इस सब कार्रवाई में 2 घंटे सिर्फ होने लाजमी थे। मैंने अचानक सिराज का दूसरा हाथ मोड़ा और कूनी के पास से तोड़ दिया। सिराज के हेड होने के असबाब भी वाज़ेह हो चुके थे। वो पुलिस में डीएसपी था और अपने इख्तियारात और वसाइल से सबको बचाता था और हर किस्म की मदद फराहम करता था। शायद इसी की मार्फत बदमाशों की खिदमात हासिल होती थी। पुलिस हर जगह इलाके के और शहर के सब बदमाशों के पते ठिकाने और कारोबार जानती है और अखबारात और राय आमा के मुताबिक उनकी सरपरस्ती के फराइज भी पूरे करती है। अगर कोई और होता तो दिलावर यकीनन उसे और मुझे गोली मार देता और खुद गिरोह की कमान संभाल लेता। मगर डीएसपी सिराज को कत्ल करना आसान नहीं था और उसका नेमुल बदल मिलना भी मुश्किल था। सब डीएसपी तो बदमाशों के गिरोहों के सरगुना नहीं होते। बकौल शायर बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। चुनाचे वो सब बेबस और मुतजब्जब खड़े थे। अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है, मैंने कहा। इसके बाद डीएसपी साहब की टांग भी गई। हाथ अमूमन ठीक हो जाते हैं, लेकिन टूटी हुई टांग में सूद भर भी फर्क रह जाए तो अच्छा भला पुलिस ऑफिसर लगड़ बगड़ की तरह चलता है। तुम सब लोग अपने अपने रिवाल्वर इस गोशे में फेंक सकते हो जहां मैं खड़ा हूं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर चौधरी दिलावर सेकंड इन कमांड की हैसियत से हथियार डाल देने की रस्मी कार्रवाई का आगाज किया। यके बाद दीगरे 6 रिवाल्वर चिपस के फर्श पर बड़ी आवाज के साथ गिरे और फिसलते हुए दीवार तक आ गए। मैंने 1 सेकंड के लिए भी अपनी नजर उन सब पर से नहीं हटाई। वो बहुत तैयार लोग थे और उनके पास दूसरे रिवाल्वर की मौजूदगी ऐन मुमकिन थी। अगर मेरे साथ कोई और होता तो मैं तलाशी का फर्ज उसे सौंपता और खुद सिराज को यरगमाल बनाए रिवाल्वर लिए खड़ा रहता। मगर अब मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही तरकीब आई थी। अगर मैं इनसे कहता कि दूसरे कमरे में चले जाएं और फिर बाहर से कुंडी लगा के फरार होने की कोशिश करता तो ये हो सकता था कि दूसरे कमरे के दरवाजे से निकल आते या खिड़की में से मुझे निशाना बना लेते। बाथरूम महफूज जगह हो सकती थी, मगर मुझे मालूम नहीं था कि इस नौ तामीर कोठी में बाथरूम कहाँ है। इसके रोशनदान छोटे हैं या इतने बड़े कि आदमी गुजर जाए, और दरवाजे बाहर से बंद हो सकते हैं या नहीं। चुनाचे मैंने पीछे हटते हुए सब रिवाल्वर कोने में ढेर कराए। उस वक्त तक सिराज की हालत गैर हो चुकी थी। वो दर्द से तड़प रहा था और मेरे बाजू के शिकंजे में कसा हुआ सांस लेने की कोशिश में बुरी तरह हाँप रहा था। तमाम आदमी सख्त जान था कि अभी तक बेहोश भी नहीं हुआ था और हड्डियां टूट जाने के बावजूद चीख भी नहीं रहा था। उसने मुझसे रहम की भीख भी नहीं मांगी थी, मेरी मिन्नत समाजत भी नहीं की थी और मुश्तइलों के अपने मावनों को गालियां भी नहीं दी थी कि वो बुज़दिलों की तरह खामोश तमाशाई बने हुए हैं और कठपुतलियों की तरह बेरे इशारों पर चल रहे हैं। वो अपनी और उनकी मजबूरियों को समझता था। अब क्या चाहते हो तुम अपने सिकंदर साहब? चौधरी दिलावर ने पुरसुकून रहने की कोशिश करते हुए कहा। हम बाहर चले जाएं, दफा हो जाएं यहाँ से। तुम डीएसपी साहब की जान तो छोड़ो, दफा हो जाएं और हर तरफ से इमारत को घेर लें। मैंने क्या लगाया? चौधरी, जब तक ये शिकार मेरे कब्जे में है तुम मुझे शिकार नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़े शिकारी हो, लेकिन यही बात अब तक तुमको मेरे मुतालिक मालूम हो चुकी होगी। इस बात की क्या जमानत है कि तुम में से किसी के पास अंदर की किसी जेब में कोई दूसरा रिवाल्वर नहीं है? आखिर ये जमानत कैसे फराहम की जाए? खसरू जमशेद नंबर 1 ने कहा। हम अपनी अपनी तलाशी देने के लिए तैयार हैं। उसके हमसाद ने कहा, लेकिन मैं तो तलाशी नहीं ले सकता। मैंने कहा, तो हम तुम्हारे सामने एक दूसरे की तलाशी लेते हैं। खसरू जमशेद नंबर 2 ने तजवीज पेश की। इस जामा तलाशी पर एतमाद करके मैं अपने बेवकूफ होने का सबूत नहीं देना चाहता। मैंने कहा, इसलिए अब मैं हुक्म देता हूँ कि आप लोग असले की तरह अपने अपने कपड़े उतार के इधर ही फेंक दे, जरा एहतियात से।